नमस्कार। हम HIV एड्स के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने अभी तक आपको HIV वायरस के बारे में बताया, किस तरीका उसका स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से उसका ट्रांसमिशन होता है। आज हम पढ़ेंगे कि HIV इन्फेक्शन से किस तरीके सिम्टम्स नजर आते हैं, एड्स क्या है, ये सारी चीज़ें। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो सबसे पहले हम सिम्टम्स की बात करें तो इनिशियली जो सिम्टम इन्फेक्शन के 2 से 4 सप्ताह के भीतर या 2 से 4 सप्ताह तक दिखाई देते हैं, वो सिम्टम्स काफ़ी हद तक फ्लू जैसे होते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं। इस दौरान इस स्थिति को इन्फेक्शन की हम एक्यूट HIV इन्फेक्शन की स्थिति कहते हैं। इस दौरान जो संभावित लक्षण नजर आ सकते हैं उनमें फीवर यानी कि बुखार, चिल्स, सर्दी लगना, बॉडी पे रैशेज होना, रात्रि काल में पसीना आना, नाइट स्वेट्स, मसल्स में दर्द होना, पेशियों में मांसपेशियों में दर्द होना, गले की खराश, थकान, लिम्फ नोड्स का सूज जाना और मुंह में छाले। ये बड़े सामान्य प्रकार के लक्षण हैं और इन लक्षण के आधार पे ये नहीं माना जा सकता अगर किसी में ये लक्षण है कि उसमें HIV का ही इन्फेक्शन है। कई अन्य चीज़ें, कई अन्य टेस्ट उसके लिए आवश्यक हैं। हालांकि ये भी बात है कि कुछ लोगों में इस तरीके के कोई लक्षण दिखते ही नहीं है इनिशियल फेज में। आगे हम स्टेजेस की बात करें तो पहली स्टेज जाहिर तौर पे यही है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि एक्यूट HIV इन्फेक्शन। कई लोगों में किसी प्रकार का इस स्टेज के अंदर कोई लक्षण दिखाई नहीं देता, पर अधिकतर लोगों में फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं जो 2 से 4 सप्ताह तक रह सकते हैं। इस दौरान रक्त में इस वायरस की जो मात्रा है बहुत अधिक होती है और जाहिर तौर पर इस वक्त शरीर उस वायरस को समझ रहा होता है और जैसे ही बॉडी अपना नेचुरल नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स इस वायरस के अगेंस्ट शो करती है और इस वायरस को खत्म कर दिया जाता है, न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, तो उसके साथ ही यह एक्यूट HIV इन्फेक्शन की अवस्था भी समाप्त होती है। तो निश्चित तौर पर जैसा कि आप जानते हैं, सामान्य तौर पर पहला रिस्पांस IgM के रूप में होता है जो किसी भी इन्फेक्शन इंक्लूडिंग HIV शुरुआत के 7 दिनों के बाद अपीयर होना शुरू होती है। और दूसरा जो रिस्पांस देखने को मिलता है वो हमें मुख्य तौर पर IgG के जरिए देखने को मिलता है, जिसकी शुरुआत, जिसका एंटीबॉडीज का अपीयरेंस 15 दिन या 2 सप्ताह के बाद से होने लगता है और 2 से 4 सप्ताह, तीसरे सप्ताह तक ये एंटीबॉडीज अपने पीक पे हो सकती हैं या चौथे सप्ताह तक। और जब ये एंटीबॉडीज अपने पीक पे होती हैं, इसको न्यूट्रलाइज होता है ये एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन के जरिए, तो अल्टीमेटली इसकी संख्या में बहुत कमी आ जाती है और एक्यूट HIV इन्फेक्शन से हम अगली अवस्था में पहुंच जाते हैं जो कि लेटेंसी है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और जब तक ये इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तब तक HIV ब्लड में बहुत ज़्यादा है, वायरेमिया है, हाई HIV लोड है ब्लड में, बहुत कंटेजियस होता है इस वक्त
बहुत आसानी से दूसरे किसी व्यक्ति में ये उन माध्यमों से जिनमें रक्त एक दूसरे से मिल सकता है किसी भी प्रकार से, भले वो ब्लेड से कटना हो, भले नीडल्स का उपयोग हो या अन्य किसी माध्यम से ट्रांसमिट हो सकता है। इस दौरान फ्लू लाइक सिम्टम्स नजर आते हैं। केवल एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से या न्यूक्लिक एसिड टेस्ट से इस अवस्था को डायग्नोस किया जा सकता है। नेक्स्ट, क्रोनिक HIV इन्फेक्शन। इस दौरान जैसे मैंने आपको बताया कि इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा होता है तो वायरस लोड बॉडी में एकदम कम हो जाता है, बहुत कम लोड लेवल पे आ जाता है, और ये पीरियड लेटेंसी का पीरियड होता है, इसको क्लिनिकल लेटेंसी कहते हैं। और इस दौरान किसी तरह का कोई सिम्टम नहीं रहता, तो इसे एसिम्प्टोमेटिक HIV इन्फेक्शन कहा जाता है। इस दौरान HIV स्टिल एक्टिव रहता है, अभी भी एक्टिव रहता है, लेकिन उसका जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत लो लेवल पर होता है और किसी तरह का बॉडी में सिम्टम्स नहीं दिखाई देता। तो इस पूरी फेज के दौरान, ये पूरी फेज काफी लंबी खिंच सकती है। कई लोगों में ये 1 दशक या उससे भी लंबी खिंच सकती है बिना कोई मेडिसिन लिए भी। लेकिन कुछ लोगों में ये तेजी से प्रोग्रेस करती है। कई सारे फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें गरीबी भी एक फैक्टर है, जो अगर इम्यूनिटी बॉडी की कमजोर है तो ये प्रोग्रेस फास्ट होगी, अदरवाइज इसका प्रोग्रेशन स्लो हो जाता है। और अगर मेडिसिन ली जा रही है तो नेक्स्ट स्टेज शायद कभी भी ना आए, और जो नेक्स्ट स्टेज है वो कहलाती है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम या एड्स। ये जो स्टेज है, थर्ड स्टेज, दिस इज कॉल्ड एड्स। अभी तक जो आपने फर्स्ट और सेकंड स्टेज देखी वो केवल उसको हम HIV इन्फेक्शन कहते हैं, उसको हम एड्स नहीं कहते। ये थर्ड स्टेज में जब आएगा तो ही हम उसे एड्स कहेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति लगातार मेडिसिन ले रहे हैं और डॉक्टर की पूरी सलाह की पालना कर रहे हैं तो शायद ही वो कभी अपने लाइफ टाइम में इस स्टेज 3 में प्रवेश करेगा। लेकिन यदि ट्रीटमेंट बीच में छोड़ दिया जाता है, कंटिन्यू नहीं कर पाते, या इम्यूनोलॉजिकल और कोई डिसऑर्डर है तो ये स्टेज 3 जरूर आएगी। या मेडिसिन टोटल ही नहीं ली जा रही तो ये 1 दशक या उससे कम समय में इस स्टेज 3 में आ जाएगा। और ये स्टेज 3 बहुत खतरनाक स्टेज है। अगेन इस स्टेज में जो वायरस है उसका लोड बढ़ने लगता है, और साथ ही साथ जो इम्यून सिस्टम की टी सेल्स हैं, खासतौर पे CD4 टी सेल्स, उनका काउंट तेजी से ड्रॉप होने लगता है। और जब ये काउंट 200 सेल से कम पर MM से कम अगर ये हो जाता है, या किसी प्रकार का कोई OI यानी कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है, तो उस स्थिति को हम एड्स कहते हैं। इस स्टेज के अंदर अगर किसी व्यक्ति को विदाउट मेडिसिन वो इस स्टेज में रह रहा है तो मुश्किल से वो 3 साल तक सरवाइव कर पाता है, उससे ज्यादा सर्वाइवल नहीं होता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मेडिसिन पे है तो शायद ही वो इस स्टेज के अंदर कभी आएगा। तो इस स्टेज की खास बात यह है कि जो CD4 सेल्स हैं उनका काउंट तेजी से घटने लगता है, तेजी से कम हो जाता है, और जब वो काउंट घट के 200 सेल्स पर MM तक हो जाता है तो उसे हम एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं। इस अवस्था में हाई वायरल लोड होता है, ये बहुत इन्फेक्शियस होती है
और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शंस इसके दौरान डेवलप हो जाते हैं। तो आज ये टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी के अंतर्गत हम नेक्स्ट टॉपिक जो आज ही मैं डिलीवर कर रहा हूँ आपको, वो है कि कौन कौन से अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इस दौरान डेवलप होते हैं, जो नेक्स्ट फाइल में है। धन्यवाद।